अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास खान और हमारा आज का टॉपिक एसीसीए के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक मटेरियल है। मटेरियल के चैप्टर में एक एरिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और एक एरिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद कि इन्वेंट्री स्टॉक को इस तरीके से मैनेज किया जाए, इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि कंपनी को स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, और साथ साथ उसकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट हैं वो भी मिनिमम रहे। तो पहले हम स्टॉक आउट को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि स्टॉक आउट कहते किसे हैं, उसकी क्या कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, और उसको अवॉइड कैसे किया जाए। स्टॉक आउट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जिसमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की जरूरत होती है और इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती है, और इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि कस्टमर के ऑर्डर्स डिले होंगे जिसकी वजह से गुडविल खराब होगी, जो नई सेल्स कंपनी कर सकती है रॉ मटेरियल के ना होने की वजह से वो सेल्स नहीं हो सकेंगी। थर्ड, जब जब काम रुकेगा और दोबारा मटेरियल अवेलेबल होगा तो मशीन को सेट करना पड़ेगा और सेटअप कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल खत्म होगा, आपको जरूरत होगी तो आपको अर्जेंट ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इंक्रीज्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ अर्जेंट ऑर्डर्स। और साथ साथ आपको आइडल टाइम कॉस्ट, यानी आपका काम रुका हुआ है लेकिन आपको फिर भी अपनी वर्कर्स को सैलरी देनी है, आपके रेंट है, ओवरहेड्स हैं, वो फिर भी आपके इंकर हो रहे होंगे, जो कि आपका लॉस होगा। इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। अब स्टॉक आउट पैदा क्यों होता है, ये सिचुएशन पैदा क्यों होती है कि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो और आपको ज़रूरत हो? ये तब होता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर डिलीवर होने में एक टाइम लगता है, इसको हम लीड टाइम कहते हैं। यानी अगर आज आपने ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर कुछ दिन लगा रहा है आपको ऑर्डर डिलीवर करने में, तो इस दौरान जब आपके पास स्टॉक नहीं होता तो ये स्टॉक आउट की सिचुएशन कहलाती है। लिहाजा इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने लीड टाइम के दौरान जो आपकी स्टॉक यूजेज है वो अपने स्टॉक में उस दिन रखना पड़ेगा जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो। जैसे कि अगर एग्जांपल देखिए स्क्रीन के ऊपर, अ कंपनी यूजेस मटेरियल एट द रेट ऑफ 100 टू 150 यूनिट्स पर डे। यानी ये कंपनी जो है वो 100 से लेकर 150 यूनिट्स तक डेली कंज्यूम कर रही है। सप्लायर यूजुअली टेक्स 6 टू 10 डेज। सप्लायर को हिस्टोरिकली 6 से 10 दिन लगे हैं गुड्स डिलीवर करने में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अभी 6 दिन, 7 दिन, 8, 9 और अप टू 10 डेज वो ले सकता है गुड्स डिलीवर करने में। जो ऑर्डर कंपनी प्लेस किया करती है वो 3000 यूनिट्स का होता है जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब हमें री ऑर्डर लेवल सबसे पहले सेट करना है कि जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करें उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक हो। अब बैक ऑफ द माइंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास इतना स्टॉक हो कि स्टॉक आउट सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब उसके लिए हम 6 दिन का स्टॉक भी रख सकते हैं जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करें, और 10 दिन का भी। लेकिन अगर हम 6 दिन का स्टॉक रखते हैं तो हिस्टोरिकली ऐसा भी हुआ है कि 10 दिन लग जाते हैं, तो 6 दिन से जब ज्यादा लगेंगे दिन तो स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। लिहाजा इस कंपनी को 10 दिन का स्टॉक रखना चाहिए ताकि उसके पास स्टॉक आउट के चांसेस खत्म हो जाए। तो 10 डेज का लीड टाइम आप उठाएंगे, यानी मैक्सिमम लीड टाइम, ताकि आप सेफ रहें। और 100 यूनिट्स भी पर डे कंज्यूम होते हैं और 150 भी कंज्यूम होते हैं, तो सेफ साइड के लिए विल बी हैविंग स्टॉक बेस्ड ऑन द मैक्सिमम कंजम्पशन। जो मैक्सिमम कंजम्पशन है हम उसके हिसाब से अपने पास स्टॉक रखेंगे, दैट इज 150 यूनिट्स अ डे। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि हम रोज के 150 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और 10 दिन लग जाते हैं गुड्स डिलीवर होने में, तो इसका मतलब इस दौरान हमारी 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, और हमें अपने पास उस दिन जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करें 1500 यूनिट्स रखने चाहिए ताकि अगले 10 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से हमारे पास स्टॉक आउट नहीं होगा। तो दिस इज द री ऑर्डर लेवल जो कि हम मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम यूजेज के हिसाब से रखते हैं। सो री ऑर्डर लेवल के बाद सेफ्टी स्टॉक, इसके दो और नाम है, मिनिमम स्टॉक एंड बफर स्टॉक।
सेफ्टी स्टॉक कहते हैं कि जितना यूजुअली हमें चाहिए उससे जितना भी हमने ऊपर रखा था एहतियातन, उसको हम अपना सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन के मुताबिक 100 से लेकर 150 यूनिट्स तक हम यूज करते हैं, लेकिन ना 100 मुस्तकिल यूज कर रहे होंगे ना 150, ये रेंज है। तो ऑन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं इस कंपनी का की यूजेज, तो वो होगी 125 यूनिट्स पर डे। सो इट मींस कि हमें 125 यूनिट्स ऑन एवरेज चाहिए होते हैं हर रोज, और 6 डेज भी लग सकते हैं, 10 डेज भी लग सकते हैं, तो ऑन एवरेज 8 डेज लगते हैं गुड्स को डिलीवर होने में। तो यूजुअली हमें 8 दिन का स्टॉक चाहिए होगा और 125 के हिसाब से चाहिए होगा। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करूं कि यूजुअली हमें क्या चाहिए होता है 125 इंटू 8, तो इट विल टेल अस कि हमें नॉर्मली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक की वो कितनी होती है। तो 8 इंटू 125, 1000। जबकि जिस दिन हमने ऑर्डर प्लेस किया था उस दिन हमारे पास स्टॉक था 1500 यूनिट्स, और हमें नेक्स्ट जितने दिन हैं जितने में हमें गुड्स डिलीवर होते हैं उस उतने दिन तक का जो स्टॉक यूजुअली हमें चाहिए होता है वो 1000 होता है। तो लेकिन हमने 500 एक्स्ट्रा रखा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सेफ्टी। हमने अपनी सेफ्टी के लिए कि स्टॉक आउट ना हो, हमने ये यूनिट्स रखे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक या बफर स्टॉक। मैक्सिमम स्टॉक, अगर किसी कंपनी को यह देखना हो कि उसके पास किसी एक वक्त में मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है। और ये इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि कंपनी के को पता हो कि उसके पास कितना मैक्सिमम स्टॉक आ सकता है, ताकि वो उस उतने स्टॉक को मैनेज करने की, स्टोर करने की उसके पास कैपेसिटी पहले से मौजूद हो। तो अब स्टॉक ज्यादा कब होता है? जाहिर है जब कंजम्पशन कम से कम होगी, स्टॉक उतना सबसे ज्यादा पड़ा हुआ होगा, और जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतना स्टॉक कम बचेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक देखना है, तो इसलिए मैक्स मिनिमम कंजम्पशन को फोकस करना होगा। लेट्स से जैसे अभी हमने देखा था कि कंपनी को पहले मेक श्योर करना है कि जिस दिन वो ऑर्डर प्लेस करे उसके पास 1500 हो। तो अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास 1500 यूनिट्स पड़े हुए हैं इस वक्त, जिस वक्त वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया उधर से उसकी ऑर्डर बुक होने के बाद उसका लीड टाइम स्टार्ट हो गया। अब उसको कुछ दिन लगेंगे ये गुड्स मिलने में। तो पहले दिन कुछ कंजम्पशन होगी, फिर दूसरे दिन होगी, फिर सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो स्टॉक कम बचेगा, लेकिन अगर वो कम यूज कर रहा हो तो स्टॉक ज्यादा बचेगा। तो कम से कम स्टॉक ये कंपनी कितना यूज कर सकती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं चेक करूं तो वो कह रहे थे कि कम से कम भी 100 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं। तो अगर हम इसी 100 यूनिट्स को लेके चलें, तो 100 यूनिट्स अगर डेली कंज्यूम हो, और कम से कम लीड टाइम यानी 6 दिन भी अगर हम ले लें कि जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टॉक मिल रहा है तो 6 दिन में मिलेगा, तो कम से कम भी यूजेज कंपनी की 100 इंटू 600 तो होगी। अब अगर कंपनी ने ऑर्डर प्लेस करते वक्त 1500 यूनिट्स रखे थे स्टॉक में, जिसमें से 600 कंज्यूम हो गए, तो उसके पास 900 यूनिट्स बचेंगे पुराने स्टॉक में से। और जो नया ऑर्डर किया था क्वेश्चन के हिसाब से पीछे 3000 यूनिट्स थे, वो मिल जाएगा 6 डे के एंड पे। तो कंपनी का स्टॉक लेवल चला जाएगा 3900 यूनिट्स पर, और ये उसका इस गिवन सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम स्टॉक हो सकता है। लिहाजा कंपनी को अपने पास इतनी कैपेसिटी रखनी चाहिए कि वो 3900 यूनिट्स स्टोर कर सके, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो सकती है कि जब उसके पास 300 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज स्टॉक, यानी कंपनी को ऑन एवरेज कितने स्टॉक रखना पड़ता है। मैक्सिमम देखा, मिनिमम देखा, अब एवरेज देखते हैं। देखिए, सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो यूजुअली कंपनी के पास हमेशा पड़ा होता है, इसलिए सेफ्टी स्टॉक हमेशा आपके एवरेज स्टॉक में कंप्लीटली आ जाएगा अगर होगा तो। अगर कभी कभार क्वेश्चन में हमें सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर करना पड़ता है, क्वेश्चन में लिखा होता है तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं, बट यूजुअली जब कभी सेफ्टी स्टॉक होगा तो वो एवरेज स्टॉक का हिस्सा होगा, क्योंकि वो स्टॉक हमारे पास यूजुअली पड़ा रहता है। लेकिन हमारे पास इतना नहीं रहता, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है हमारे स्टॉक में कि हमारे पास पुराने स्टॉक में से यूजुअली 500 यूनिट्स पड़े हुए होते हैं, और नया स्टॉक आ जाता है 3000, और फिर हम अपनी यूजेज करते हैं और फिर
हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसको मिलने में टाइम लगता है, और करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि ये वाला स्टॉक हमारा फिर जीरो हो चुका होता है, और ये वाला स्टॉक हमारा 500 होता है, और फिर हमारे पास नया 3000 फिर आ जाता है। फिर ये सिलसिला शुरू होता है, फिर स्टॉक 3500 से शुरू होता है, और होते 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 500 पे आके रुकता है, फिर नया स्टॉक आता है। तो यानी 500 हमारे पास थ्रू आउट रहता है, इसलिए पूरा लिख लिया। और ये वाला स्टॉक एक वक्त ऐसा आता है कि 3000 होता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये जीरो हो जाता है। तो अगर मुझे इस वाले हिस्से का एवरेज निकालना है, तो उसका तरीका यही होगा कि मैक्सिमम कितना है इसमें 3000 है, मिनिमम इसमें जीरो है, और डिवाइड बाय 2। चूंकि हमारे पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 3000 को डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 1500। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से द एवरेज स्टॉक जो इस हिस्से में से बचता है वो 1500 है, और 500 थ्रू आउट रहता है, तो इसलिए 500 एज इट इज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी 3000 जो आप मंगवा रहे हो, जीरो हम ऐड नहीं कर रहे, 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 1500 एवरेज ये आ गया, 500 एवरेज वो आ गया, तो टोटल एवरेज स्टॉक आपके पास होगा 2000 यूनिट्स। क्यों ये कंपनी एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर रही है? जिस कंपनी को अपनी पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो कि उसको अपनी इन्वेंट्री को रखने की कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है पूरे साल में, तो उसके लिए पहले उसको अपना एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि उसकी बेस पर वो अपनी होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की कैलकुलेट कर सके। क्योंकि किसी भी कंपनी का स्टॉक ना तो थ्रू आउट मैक्सिमम लेवल पे रहता है, ना थ्रू आउट मिनिमम लेवल पे रहता है, तो इसलिए एवरेज निकालना पड़ता है। सो ये थे स्टॉक लेवल्स, कि आपको कितना स्टॉक लेवल रखना चाहिए ऑर्डर प्लेस करते वक्त, यानी रीऑर्डर लेवल, कितना आप सेफ्टी के तौर पे रखते हैं यानी सेफ्टी स्टॉक, कितना मैक्सिमम जा सकता है मैक्सिमम स्टॉक, और कितना ऑन एवरेज आप रखते हो एवरेज स्टॉक। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, अगर किसी कंपनी को अपने पूरे साल की डिमांड पूरी करनी है, तो कोई भी कंपनी पूरे साल की रिक्वायरमेंट एक ही ऑर्डर में नहीं मंगवाती, क्योंकि अगर कंपनी पूरे साल का स्टॉक एक ही दफा मंगवा ले, तो उसको पूरे साल तक वो स्टॉक रखना पड़ेगा, जिसकी उसको होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी आपका पैसा ब्लॉक्ड है, आप उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर पा रहे, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद वो जो मटेरियल आपने मंगवाया होगा, वो पूरे साल जब पड़ा रहेगा, तो जाहिर है उसमें से चीज़ें ख़राब भी हो रही होंगी, आउटडेट भी हो रही होंगी, इंश्योरेंस भी करानी पड़ सकती है, उसमें से चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं। तो ये सारी कॉस्ट, जिनको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, ये आपको बेयर करनी पड़ सकती है। इसलिए कंपनी पूरे साल का स्टॉक एक साथ नहीं मंगवा सकती। दूसरा रास्ता ये है कि थोड़ा थोड़ा करके कंपनी मंगवाती रहे। अब थोड़ा थोड़ा कितना? बहुत कम मंगवाएगी कंपनी हर दफा, तो फिर उसको कई दफा ये ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 10,000 यूनिट्स पूरे साल में मंगवाने हो, और कंपनी 100 करके मंगवाए, तो उसको पूरे साल में 100 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, और हर दफा ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट होती है, इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। अब अगर हर दफा ऑर्डरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, तो इस केस में 100 दफा बेयर करनी पड़ेगी, जो कि 100 टाइम्स हो जाएगी, और बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट दूसरी तरफ से बढ़ जाएगी। अब किसी भी कंपनी का हरगिज ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि एक कॉस्ट तो मिनिमम कर दे और दूसरी को आसमान पे चढ़ा दे, नहीं। कंपनी को कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है। तो कंपनी को एक ऐसा ऑर्डर साइज तय करना है जिससे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट, यानी पूरी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, रादर देन कोई एक ज्यादा हो और एक कम हो। उसके लिए उसको एक ऐसा ऑर्डर साइज कैलकुलेट करना पड़ता है जिससे उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहे। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको परचेज कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा हो अगर ऑर्डर साइज आप बढ़ा दो, यूजुअली मिलता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी ऑर्डर साइज पे कोई डिस्काउंट ना मिल रहा हो, आपको जितना भी ऑर्डर साइज आपको रखना है, आपकी परचेज कॉस्ट पर यूनिट सप्लायर कांस्टेंट रखता है, कोई डिस्काउंट नहीं देता। जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऑर्डर साइज के बढ़ने और कम होने से परचेज कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, और जिस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता वो हमारे लिए इरेलेवेंट हो जाती है। तो हमें सिर्फ दो कॉस्ट को फिर कंसिडर करना है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होल्डिंग कॉस्ट। तो जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है
EOQ कैलकुलेट करने का, यानी वो ऑर्डर साइज कैलकुलेट करने का जिस पे कंपनी की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, और उस ऑर्डर साइज को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपको परचेज प्राइस के ऊपर कोई डिस्काउंट अवेलेबल ना हो, बल परचेज डिस्काउंट। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें आपको एक तो आपको एनुअल डिमांड दिखेगी डी की शक्ल में, कॉस्ट आपको कॉस्ट पर ऑर्डर दिखेगी, एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दिखेगी, और आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल कम टू नो कि आपको कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए ताकि आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। तो इस सवाल को देखिए, कंपनी यूजेस ईओक्यू मॉडल टू कैलकुलेट इट्स ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड 20,000, डी आ गया आपके पास इस क्वेश्चन में 20,000, एंड कॉस्ट पर ऑर्डर ये आपका $25 है, और होल्डिंग 1 यूनिट फॉर ईयर इज $5, ये आपके पास $5 आ गया। अभी हमारे पास तमाम वेरिएबल्स आ चुके हैं, we just need to put it in the formula. So 2 into 25 into annual demand 20,000 divided by holding cost पर यूनिट पर एनम। याद रखिएगा होल्डिंग कॉस्ट हमेशा हम पर एनम और डिमांड हमेशा हम पर एनम पुट करते हैं। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट पर एनम ना दी हुई हो, पर मंथ दी हुई हो, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके पर एनम में आपको कन्वर्ट करना है लाजमी। इसी तरह डिमांड भी अगर आपको क्वार्टरली ये दी हुई है या मंथली दी हुई है तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So if we solve this question, it gives us 447 units. ये हमारा ऑर्डर साइज हो गया। यानी अगर ये कंपनी 447 यूनिट्स मंगवाती है तो इसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी, यानी हर ऑर्डर में 447 यूनिट्स। ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विदाउट डिस्काउंट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी हो एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, यानी ऑर्डर साइज बढ़ाने पे डिस्काउंट मिल रहा हो। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें डिमांड है 25,000, कॉस्ट पर ऑर्डर है 51.2, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है $4, एंड सप्लायर ने आपको 5% डिस्काउंट ऑफर किया है तब जब आप 2,000 यूनिट्स ज्यादा मंगवाओगे। अब जब कभी आपके पास ऑर्डर साइज के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल होता है तो फिर ये मल्टीपल स्टेप अप्रोच हमें यूज करनी होगी, जिसमें पहले स्टेप में हमें सिंपल तरीके से यूक्यू निकालना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला यूज करके। तो स्टेप नंबर 1 में हम नॉर्मल ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ईओक्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 into 25,000 annual demand into cost per order 51.2 divided by holding cost, which is $4. 25,000 divided by 4, so it's 800 units। यानी अगर ये कंपनी 800 यूनिट्स करके मंगवाए तो उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिनिमम हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि डिस्काउंट ना हो। तो 800 यूनिट्स भी एक ऑप्शन इसका मतलब कंपनी के पास है कि वो मंगवा ले और डिस्काउंट ऑफर ना एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है 800 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट सबसे कम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2000 पे कम हो। तो अब हमें कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन करने के लिए हमें पहले 800 यूनिट्स को कंसीडर करके अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, फिर 2000 को कंसीडर करके हमें अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, और जिस पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो पहले 800 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालते हैं। उसके लिए हमें परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पूरे पूरे साल की। एनुअल परचेज कॉस्ट एनुअल डिमांड को परचेज कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करके आता है 25,000। क्वेश्चन में परचेज प्राइस नहीं दी हुई है, इट्स मिसप्रिंट है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि परचेज प्राइस जो है वो $10 है, जो कि एग्जाम में आपको दी हुई होगी। इट्स अ मिसप्रिंट है। तो $10 परचेज कॉस्ट सपोज करते हैं हम।
तो 10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विदाउट डिस्काउंट तो इट विल गिव यू अ टोटल ऑफ 250,000। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए पहले पूरे साल के ऑर्डर्स आपको देखने पड़ेंगे कितने हैं। इस क्वेश्चन में 25,000 यूनिट्स हमें मंगवाने हैं पूरे साल में, और हमारा ऑर्डर साइज इस वक्त जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 800 का है। तो अगर हम 25,000 को 800 से डिवाइड करें तो हमारे पास पूरे साल के ऑर्डर्स आ जाएंगे, और फिर अगर हम इसको कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें जो कि 51.2 है, तो हमारे पास पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। $1,600। इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको एवरेज स्टॉक को कॉस्ट पर यूनिट यानी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा, जिसको जो सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 है। इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है तो हम इग्नोर कर देंगे कि वो है ही नहीं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि 800 यूनिट्स है उसी को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ताकि एवरेज स्टॉक हमारे पास आ जाए, और फिर इसको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि $4 है। सो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी $1,600 आता है। एक चीज याद रखिए, जब कभी हम विदाउट डिस्काउंट ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, और उस केस में हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो, तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आया करेगी। अब अगर हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड करें, 250,000 प्लस 1600 प्लस 1600, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी 253,200 अगर हम 800 यूनिट्स करके मंगवाते हैं पूरे साल में। तो दिस इज व्हाट विल कॉस्ट अस। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम 2,000 यूनिट्स करके मंगवाएं। दोबारा से ये तमाम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, अज्यूमिंग कि हम 2,000 यूनिट्स करके मंगवा रहे हैं। एनुअल डिमांड तो हमारी वही 25,000 रहेगी, परचेज प्राइस हमारी 10 रहेगी, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन के मुताबिक 5% डिस्काउंट है, तो इसमें से 5% माइनस कर देंगे, यानी हम 10 का 95% ले लेंगे ताकि हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आ जाए विच विल बी 9.5। और 9.5 को अगर मैं 25,000 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट आ जाएगी 237,500। तो ये हमारे पास आ गई टोटल परचेज्ड कॉस्ट। उसके बाद हम सेम तरीके से एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसमें 25,000 एनुअल डिमांड है और इस दफा हम 800 की बजाय 2,000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर सेम है, तो 25,000 को अगर हम 2,000 से डिवाइड करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, और 51.2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और आप देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ चुका है हमारा। उसके बाद एवरेज स्टॉक वही सेफ्टी स्टॉक है नहीं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास इस वक्त 800 की बजाय 2,000 है, तो 2,000 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट $4 है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि हमारा ऑर्डर साइज बढ़ रहा है तो हम होल्ड भी ज्यादा कर रहे होंगे। अब अगर हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी, अगर हम 2,000 यूनिट्स करके मंगवाते हैं, और ये होती है $242,140। अब अगर हम दोनों कॉस्ट को कंपेयर करें तो 253,200 हमारी कॉस्ट आ रही थी जब हम 800 यूनिट्स करके मंगवा रहे थे, और अब हमारी कॉस्ट आ रही है 24210 जो कि $11060 कम है, यानी कॉस्ट मिनिमम हो रही है, इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो इस क्वेश्चन के हिसाब से 2,000 यूनिट्स होगी। दिस विल बी आर EOQ नाउ। अब जब कभी डिस्काउंट आएगा तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड इट आउट कि हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जब कोई कंपनी ये तय करने की बजाय कि कितना ऑर्डर साइज होना चाहिए, ये तय करे कि कितना बैच साइज होना चाहिए, यानी जब कंपनी चीज ऑर्डर करने की बजाय खुद बना रही हो,
तो फिर उसको ऑर्डर साइज नहीं तय करना होता, बल्कि उसको बैच साइज तय करना होता है। यानी ये देखना होता है कि कितना बैच साइज उसका होना चाहिए ताकि उसकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। उसके लिए हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट ईओक्यू जैसा है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि कंपनी अब ऑर्डर नहीं कर रही, तो इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होगी, जिस ऑर्डरिंग की जगह सेटअप कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर सेटअप या कॉस्ट पर बैच होगी। क्योंकि जब कंपनी बनाती है चीज रादर देन मंगवाती है, तो फिर उसको मशीन की सेटिंग करनी पड़ती है हर दफा, और हर बैच के लिए उसको मशीन को सेट करना पड़ता है। जिसकी वजह से होता यह है कि जब उसको कम छोटा बैच बनाना होगा, तो फिर पूरे साल की डिमांड पूरा करने के लिए उसको ज्यादा बैचेस बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा बैचेस का मतलब ज्यादा सेटअप्स, और ज्यादा सेटअप्स का मतलब ज्यादा सेटअप कॉस्ट। और अगर वो एक ही वक्त में बड़ा बैच बनाए, तो उससे उसके बैचेस कम हो जाएंगे टोटल पूरे साल के, और फिर उसकी सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट अफेक्ट कर रही थी, यहाँ सेटअप कॉस्ट अफेक्ट कर रही है, इसलिए सेटअप कॉस्ट ने ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिप्लेस कर दिया EBQ1। बाकी होल्डिंग कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी, डिमांड भी अपनी जगह पे रहेगी। एक एडिशन है रेट ऑफ प्रोडक्शन का इस सवाल में, इस फॉर्मूले में। अब एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, जो होल्डिंग कॉस्ट और रेट ऑफ डिमांड और रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये तीनों सेम टाइम पीरियड की होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये पर ईयर हो। अगर पर वीक है तो तीनों पर वीक होनी चाहिए, अगर पर मंथ है तो तीनों पर मंथ होनी चाहिए, और अगर पर एनम है तो तीनों पर एनम हो। लिहाजा अगर कोई दो चीजें एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से दी हो, तो तीसरी को भी आप उसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लें। क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और हमें 1 2 3 4 वेरिएबल्स चाहिए क्वेश्चन में। तो C0 सेटअप कॉस्ट विच इज 6250, रेट ऑफ डिमांड ये है आपको, वीकली डिमांड दी हुई है 1000, तो उसके बाद रेट ऑफ प्रोडक्शन R वो 2000 दिया हुआ है, वो भी वीकली है, और कॉस्ट भी पर वीक दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब तमाम चीजें ऑलरेडी पर वीक है, तो हमें कुछ किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है 2 इंटू 6250 इंटू 1000 divided by CH which is 1 into 1 minus D 1000 divided by R 2000, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 multiply by 6250 into 1000 divided by, अगर हम 1000 को 2000 से डिवाइड कर दें तो 0.5 आएगा, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0.5 आएगा। इसका मतलब ऊपर वाले को 0.5 से अगर हम डिवाइड करें और फिर इसका रूट ले लें, तो इट्स 5000 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर इज 5000 यूनिट्स। यानी अगर ये कंपनी हर बैच में 5000 यूनिट्स बनाए, तो उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम रहेंगी। ये है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।